नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमने वादा किया था कि प्रेगनेंसी के जो पूरे 9 महीने होते हैं, पहली तिमाही पर बात की, बीच के 3 महीने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी हमने आपको इससे पहले के एपिसोड में बताया। और अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए। और आज बात होगी आखिरी के 3 महीने किन बातों का खास ख्याल रखा जाए। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर हरप्रीत एक बार फिर हमारे इस शो में। और लगातार हम बात कर रहे थे, 6 महीने निकल गए, अब आखिर के 3 महीने रह गए। यहाँ पर डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन से टेस्ट आप करते हो और किन खास बातों का ख्याल रखा जाए, ये बताइए। अगर आपके 28-29 वीक्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड वो सेफली निकल चुका है टाइम, तो अब तो दिस इज़ द काउंटडाउन फॉर द फाइनल इवेंट। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि 40 वीक्स तक ही प्रेगनेंसी जाती है। इट इज़ बिटवीन 36 to 40 वीक्स आप कभी भी डिलीवर कर सकते हो। So very few weeks are left, so there is an element of anxiety and excitement all going through. इसमें हमें अभी कोई भी हमारे ऐसे कोई स्कैन्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते। एक स्कैन हम लास्ट ट्राइमेस्टर में करवा लेते हैं टू मॉनिटर द ग्रोथ। अगर अभी तक के सारे स्कैन्स नॉर्मल है तो 1 या 2 अल्ट्रासाउंड करवाने होते हैं टू सी द सीरियल ग्रोथ। तो अल्ट्रासाउंड मतलब आखिर के 3 महीने 1 या 2, यानी कि टोटल 4 से 5 हो गए। 4 तो to क्या 5 वो नुकसान नहीं करते? नहीं, इट इज टोटली सेफ। आप 10 करा लो, 20 करा लो, इट इज सेफ। वो रेज की जो नहीं, कहते दे हैं, आर सेफ, दे आर सेफ। सो इसमें बेसिकली क्या है कि अब लेकिन फॉर द मदर नाउ ना इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सिट गेट अबाउट डूइंग नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़, बिकॉज आपको हैवीनेस फील होने लगता है, साइज ऑफ योर एब्डोमेन इंक्रीजेज, उठना बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, रात में नींद कम आती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन फिर से बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगती है क्योंकि जो ग्रेविड यूट्रस है उसका साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि आपको बार बार यूरिनेट करना पड़ता है। प्रेशर ऑन द रेक्टम लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। तो देयर आर मैनी सिम्टम्स। अनरेस्ट रहता है, सो द डिग्री ऑफ डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली इंक्रीजेज इन थर्ड ट्राइमेस्टर। तो बहुत ज़्यादा आप एक पोस्चर में नहीं बैठ पाते, पर जो उन सबको दीज ऑल आर द नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। उस सबको एलिविएट करने का या मिनिमाइज करने का यही तरीका है कि आप अपना जो वेट गेन है वो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में अंडर कंट्रोल गेन करें। आइडली कितना वेट पहली तिमाही में होना चाहिए, दूसरी तिमाही में गेन होना चाहिए और तीसरी तिमाही में? आई विल टेल यू। अगर तो आपका बॉडी वेट जो प्री प्रेगनेंसी वेट है दैट इज़ इन नॉर्मल रेंज, आपका जो BMI है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, आपकी बॉडी का, वो हाइट के हिसाब से अगर ठीक है तो साथ अगर वो ठीक है, देन नॉर्मली आप 8 से लेके 12-13 किलो तक गेन कर सकते हैं टोटल। उसमें से 1-1.5 किलो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बाकी में 4-5। ओके। आइडियल तो होता है 11 kg, ऐसा हो नहीं पाता। ये सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपकी डाइट पे, प्लस आपकी रिस्ट्रिक्शंस पे, आपकी एक्टिविटी पे और प्रेगनेंसी एलिमेंट्स पे, किसको कितनी प्रेगनेंट। क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं टोटली नॉर्मल प्रेगनेंसी की करते हैं। सपोजिडली किसी को ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो गई है, आपकी प्लेसेंटा नीचे है, तो आप ब्लीड कर रहे हो बार बार, तो हमें उस पेशेंट को वी कांट से कि आप एक्टिव रहो ना, देन वी विल एडवाइज दैट पेशेंट स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट विद फुट एंड एलिवेटेड, है ना। तो इन दैट केस यू माइट गेन अ लिटिल एक्स्ट्रा, बट वो एक्सेप्शनल और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो गई। नॉर्मल कंडीशन में अगर आपके फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर लो रिस्क रहे हैं तो थर्ड में कुछ बहुत कम चांसेस होते हैं बहुत रिस्क किसी चीज़ का हो। कभी कभी हाइपरटेंशन ऑब्वियस हो जाती है, या अगर किसी को मतलब किसी को ब्लीडिंग हो सकती है, लीकिंग हो सकती है, बट उसके अलावा थर्ड ट्राइमेस्टर इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग। बस ये है सबका लेबर पेन्स का और डिलीवर करने का टाइम वेरी करता है। सोने की क्या पोजीशन होनी चाहिए, किस तरफ करवट लेकर सोना चाहिए? क्योंकि किसी भी पेट केवल तो आप सो ही नहीं सकते, भूल जाइए। हाँ, तो नहीं, वो सोना ठीक भी नहीं होता है। जब हम सीधे सोते हैं तो हमारी जो बच्चेदानी है, वो ग्रेविड यूट्रस है, हमारी जो मेन बॉडी की ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर दबाव डालती हैं, जिसकी वजह से
पाँव की तरफ से, लेग्स की तरफ से जो है वीनस रिटर्न कम आता है और बच्चे को ब्लड सप्लाई घटती है, बच्चे की ग्रोथ कम होती है। सीधे नहीं सोना चाहिए। सीधे सोने से बच्चे पीठ को के ब्लड बल। नहीं पहुंच पाता। सिंपल भाषा में बच्चे को अच्छे अमाउंट में ब्लड पहुंचाना क्यों ज़रूरी है? ताकि उसको जो माँ के न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चे को माँ से ही मिलने हैं, तो वो उसे सफिशेंट मिले। अगर माँ सीधी लेटती है तो उसकी ब्लड सप्लाई बच्चे की घट जाती है। इस वजह से सीधे नहीं लेटना है, प्रेफरेबली बाईं ओर करवट लेके लेटना है, बट आइदर राइट और लेफ्ट बोथ विल वर्क, बट नॉट स्ट्रेट। करवट दे के लेटना है। किन खास बातों का ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, कॉन्स्टिपेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, नींद कम आना, एंग्जाइटी होना, मूड स्विंग्स होना, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। और इससे पहले आपको कोई पुरानी प्रॉब्लम है तो उसका आपने ध्यान रखना है। अब जो आपने बहुत ध्यान देना है वो है आपका ब्लड प्रेशर, शुगर एंड बेबी मूवमेंट्स। अब 30 हफ्ते से हम ये बोलते हैं कि आप घर बैठे बैठाए, क्यों हम बहुत अल्ट्रासाउंड, पर्सनली आई डोंट लाइक गेटिंग अल्ट्रासाउंड डन अगर पहले सब नॉर्मल है। आप घर पे रह के अपने बेबी का वेलबींग कैसे पता कर सकते हैं? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वे। उसमें डेली फीटल मूवमेंट काउंट होता है, DFMC। खाना खाने के घंटे बाद, हर घंटे में 3 बार खाना खाया आपने, ब्रेकफास्ट, पोस्ट लंच, पोस्ट डिनर, घंटे में 3 से 4 बार बेबी मूव करना चाहिए। बाकी पूरा दिन बेबी मूव करे या ना करे, दैट्स ऑल राइट। तो ये कोई इंस्ट्रूमेंट होता है? नहीं, जिससे check होता आपको है? मदर को फील होता है। अच्छा। तो आप ये रियलाइज करो कि अभी आई हैव हैड माई मील, बेबी मूव कर रहा है, 3-4 बार कर लिया, माई बेबी इज़ फाइन। नेक्स्ट टाइम आफ्टर लंच 3-4 बार कर लिया 1 घंटे में, दैट्स ओके। अगर व्हाट इज़ अलार्मिंग नाउ, वाई आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स 30 वीक्स होते ही डेली फीटल मूवमेंट काउंट। आपको अगर ब्लड शुगर है, आपको हाइपरटेंशन है या कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, तो बच्चा आपका ना नॉर्मल बच्चे के मुकाबले हाई रिस्क पे होता है। कोई भी क्रॉनिक कंडीशन होती है माँ में, ब्लड शुगर होना, डायबिटीज़ होना, BP हाई होना, तो बच्चे की जो उसकी मूवमेंट से हमें ये पता लग जाता है कि बच्चे पे असर आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे कि मैंने बताया कि 3 से 4 बार हर खाने के बाद बच्चे को मूव करना चाहिए। अगर वो इस तरह कर रहा है देन द प्रेगनेंसी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे कि कोई भी बीमारी है, उसमें ये ध्यान विशेष कर देना है कि अगर बेबी नहीं मूव करता खाना खाने के 1 घंटे तक, तो आपको कुछ खाना है, फिर यू हैव टू स्टिमुलेट द बेबी तो अच्छा, भी मतलब कुछ खाया जाए तभी मूवमेंट होती है? एकदम बेबी को जाता है ना, ग्लूकोज Okay. मिलता है। तो अगर तो भी नहीं होता देन यू इमीडिएटली हैव टू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर एंड गो टू द हॉस्पिटल। दैट मीन्स बेबी इज़ नॉट फाइन, क्योंकि खाना खाने के 1 घंटे के अंदर बेबी को मूवमेंट करना है। दैट इज़ द नॉर्मल तो थिंग। इस बात का खास ख्याल रखना। खास ख्याल रखना है। इससे आप घर बैठे बैठाए अपने बेबी के वेलबींग को मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा खास ये चीज़ें हैं कि दिस इज़ द टाइम जब प्री टर्म लेबर हो सकता है, प्री मैच्योर बेबीज़ हो सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आपको बहुत ज़्यादा शेयर स्ट्रेस जो है ना, बहुत अप डाउन स्टेयर्स भी चढ़ना है तो जेंटली चढ़ना है ना, ताकि आपका 7 मंथ्स पे, 7.5 मंथ्स, 8 मंथ्स पे आपका बैग रप्चर ना हो जाए और आपको अर्ली डिलीवर ना करना पड़े। उसके अलावा आपको ये ध्यान देना है किसी तरह की ब्लीडिंग ना हो, कोई ऐसी फिज़िकल एक्सर्शन ना करें जिससे कोई प्रॉब्लम हो। बाकी आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि एक्टिव रहने से और फ्लोर एक्सरसाइजेस करने से आपके पेरिनियम प्रिपेयर होती है डिलीवरी के लिए एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ डिलीवरिंग वेजाइनली। तो उससे पहले भी, लेकिन एक्सरसाइज से पहले भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो भी आप शायद पर्सन टू पर्सन बताते हैं, टाइप ऑफ बॉडी के हिसाब से और टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से। अब किसी को BP है तो हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस। और वो टैबलेट्स जो फॉलिक एसिड पहले थी, दूसरी तिमाही में चेंज हो गई, अब आखिर में सेम इट कंटिन्यूस, थर्ड में सेम, कैल्शियम और विटामिन्स और आयरन। और कुछ टिप्स? और कुछ टिप्स आपको एंड में यू शुड ऑलवेज आस्क फॉर द चेकलिस्ट फ्रॉम योर डॉक्टर एंड आफ्टर 35-36 वीक्स कीप योर सेल्फ रेडी विद अ बैग फॉर द हॉस्पिटल, जिसमें आप बेसिक बेबी का और अपना सामान रखें। उसके अलावा कीप योर सेल्फ एक्टिव, हाइड्रेटेड, क्योंकि लेबर में डिहाइड्रेशन होता है। सो एंड गो एंड ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी ना, वजाइनल डिलीवरी, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बिकॉज नथिंग लाइक दैट। उससे डरने की जरूरत नहीं, डरना नहीं, क्योंकि अभी पेशेंट की सपोर्ट के बिना डॉक्टर नहीं करा सकता। एंड नाउ इट्स नॉट द डॉक्टर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज रेट ऑफ सिजेरियन सेक्शन।
पेशेंट का माइंडसेट ऐसा हो गया, दे डोंट वांट टू टेक द पेन, बट एक्चुअली वजाइनल डिलीवरी में तो आपको एक बार पेन लेना है ना, सिजेरियन में यू आर कट फॉर होल लाइफ, है ना, एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन इज़ मोर. सो स्टे एक्टिव इफ़ यू आर हेल्दी, एक्टिव, एंड यू नो आप पूरी तरह से डाइट अच्छी लेते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो नथिंग लाइक अ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरप्रीत इस पूरी जानकारी के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं सेहतनामा विद राजेंद्र को देख रही हैं उनके लिए जो तीनों एपिसोड रहे, पहले 3 महीनों के बारे में हमने डॉक्टर हरप्रीत से बात की, उसके बीच के 3 महीने किन बातों का ख्याल रखा जाए, कौन सी सावधानियां बरती जाए, और आखिर के 3 महीने किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उस पर बात की. आपके लिए ये जानकारी अहम रहेगी उम्मीद करती हूँ. और सेहतनामा विद राजेंद्र को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल की जो वीडियोस हैं पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए. शुक्रिया.